चलिए भैया, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। ओके। तो आवाज आ रही सभी को मेरी? ओके, ठीक है। अच्छा देखो, आज का ना थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अच्छा देखो, ये आपके ना पेपर्स भी आ रहे हैं ना, एग्जाम ये सारी चीजें आ रही हैं आप लोगों की। पर ना ये चीज भी देखो इम्पोर्टेंट है, और ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो आज का मैं बताने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सॉरी, मेरे खुद के आ रहे हैं एग्जाम है ना। तो चलो, अच्छा मैंने आपको बाइनरीज बना करके दिखाई बहुत सारी है ना। सी के हमने कोड करे, कंपाइल किया, उसको जीसीसी से बाइनरी बनी हमारी। थोड़ा सा बाइनरी के बारे में हम लोग एनालिसिस एनालिसिस करें ना हम लोग। तो जब लो लेवल पे हम लोग जाए, तो एक चीज आती है निकल करके जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। वो होती क्या है ना, अभी हम देखते हैं टर्मिनल पे। रुको मैं ये हटा देता हूँ, ये जो भी मेरा चल रहा है बैकग्राउंड में। अम, ठीक है, देखो जैसे मैं एक पीआईआर बना लेता हूँ यहाँ पे। टीएन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी एक कोड बना लेता हूँ छोटा सा। stdio.h है ना, ये बना लिया। उसके बाद एक एंड मेन फंक्शन बना लिया, कर्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न arn 0, int a equals to 0, comma b equals to 1, printf percentile d। अच्छा सी में स्टोर बना लेता है, int c equals to a minus b, या फिर a plus b। सिंपल रखते हैं ना सारी चीजों को, तो 10 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 6 अभी। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं सी लिखूंगा, इसकी मदद से यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एक न्यू लाइन में दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ANS कॉलन। इसको जब मैं कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, सिंपल -o कोड डॉट स्लैश कोड। आंसर बता रहे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है आपके पास। अच्छी बात है। इस पे जरा मैं फाइल कमांड रन करूँ, मैंने पहले भी रन की हुई है। तो क्या बताता है मेरे को कि एल्फ बाइनरी है। एल्फ बाइनरी के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। 64 बिट बाइनरी है, एल्फ बाइनरी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है आपकी, है ना। इसको ऐसे डॉट स्लैश करके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें बताइए, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। पर जरा इसको हम लोग और खोल करके देखेंगे क्या चीज आ रही है, और कैसे खोल सकते हैं हम किसी भी चीज को रीड किस तरह से कर सकते हैं। कैट से ना रीड कर सकते हैं हम लोग। मतलब कैट को अगर हम कुछ भी सप्लाई करें, लिटरली कुछ भी सप्लाई करें, वो बस प्रिंट कर ही देता है आपको। उसको मतलब नहीं है क्या सप्लाई कर रहे हो आप, उसको बाइनरी फाइल की कुछ भी सप्लाई कर दो, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, एमडी फाइल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन फाइल, कोई सी भी फाइल सप्लाई कर दो, बस प्रिंट करके दे देगा आपको। इतना होता है इसका काम कैट का। तो मैं इसमें कोड डॉट सी करता हूँ पहले। तो इसने मेरे को इसका सोर्स कोड दे दिया, इसने मेरे को सोर्स कोड दे दिया, ठीक है। और मान के चलो अब मैं बाइनरी फाइल करता हूँ, कोड नाम सेव है, देख लो एक बारी। देखो कोड नाम सेव है यहाँ पे। तो जरा मैं कैट करता हूँ, तो ये देखो कितना कुछ दे दिया इसने, कितना कुछ गंदा आउटपुट दे दिया इसने मेरे को। देख पा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ये जो चीज है, ये जो यहाँ से लेकर के जितना भी नीचे मैंने लिखा है, ये जो चीजें ये समझ में आ रही है किसके, आपके आपके सिस्टम को, आपके कर्नल को समझ में आ रही है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। आपके सीपीयू को समझ में आ रही है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ना। तो उसको कैसे समझ में आ रही है वो चीज हम समझेंगे, है ना। और इस चीज को बाइनरी एनालिसिस बोलते हैं। ये आगे चल के बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन बन जाएगा आपका ये चीज। तो इसको किस तरह से किया जाता है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको जीडीपी बताया था। एक तो वो तरीका रहता है आपका, बट मैं बाइनरी के बारे में कम बताया था पिछली बारी शायद, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। एक आपकी ना एक टूल रहता है रीड एल्फ करके, है ना। रुको मेरे को देखने को जरा, ये एक बाइनरी फाइल है कि या फिर कोई स्क्रिप्ट है, बट जो भी है मतलब एक टूल रहता है आपका।
ठीक है, तो ये बाइनरी फाइल है आपकी, है ना। बाइनरी ही होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बाइनरी फाइल है। तो रीड एल्फ एक कमांड रहती है आपकी। इसको जरा हम मैन से खोले, मैनुअल खोले इसका, तो हम पढ़ सकते हैं कि डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट दी एल्फ फाइल, मतलब एल्फ बाइनरी के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देती है। -a फॉर ऑल, मतलब जितनी भी चीजें दे सकता है अपने को ये देगा, है ना, निकाल करके इस सेक्शंस देगा। मैं बताऊंगा अभी क्या चीज होती है, सारी चीजें यहाँ पे देख लो, आप पढ़ के एक बारी आप लोग देख सकते हो। बट अभी के लिए उतने में फोकस रखना है जितना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, जो भी बाइनरी रहती है ना, जो भी बाइनरी रहती है उसके अंदर सेक्शंस होते हैं आपके। अब वो बाइनरी हो सकती है आपकी एल्फ बाइनरी, मैक ओएस वाली मैचो बाइनरी, या फिर आपकी विंडोज वाली EXE बाइनरी। तीनों के अंदर ना सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस में बटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं रीड -s होता है मेरे ख्याल से सेक्शंस का, और कोड यहाँ पे सप्लाई कर दो इसको, तो ये देखो ये जो चीज आ रही है ना लिख करके, जरा ऊपर से चालू करता हूँ। देखो देखो रुको, ये नहीं, और कर लेते हैं एक बारी, SOM यूजिंग रीड एल्फ। और कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें गूगल करने में, आप भी कर सकते हो। और ऐसे सिर्फ एक टूल नहीं है, बहुत सारे टूल्स है रीड एल्फ की तरह। जैसे एक OBJ डंप भी है, ये देखो, -S होता है फ्लैग इसका, सेक्शंस को रीड करने का बाइनरी के। समझना, अभी के लिए बस एग्जिस्ट करते सेक्शंस, आपके क्यों करते क्यों नहीं करते वो बात की बात। -S आप दोगे इसको फ्लैग, और उसको बाइनरी फाइल दे दोगे, तो इस तरह से कुछ आउटपुट देता है। मैं इसको जरा लेस में ले लेता हूँ, जिससे मैं इसमें ऐसे स्क्रॉल कर पाऊँ, ठीक है। टीमक्स के अंदर हूँ ना मैं। तो देखो यहाँ बोल रहे हैं देयर आर 31 सेक्शन हेडर्स स्टार्टिंग एट ऑफसेट ये, मतलब इस ऑफसेट एड्रेस से स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये हेडर्स जो है। देखो बहुत सारे हेडर्स हैं आपके 31, तो किन किन को पढ़ेंगे, सारे पढ़ने की जरूरत है नहीं अपने को। अच्छा एक चीज समझना, ये जो DYN है ना, DYN इसका मतलब डायनेमिक, और एक यहाँ पे RO करके भी होना चाहिए। ये देखो कि वेट कहाँ गया, हाँ ये देखो .RO करके दिख रहा है ना, जहां कहीं भी ये देखे इसका मतलब होता है रीड ओनली, मतलब इस सेक्शन, इस बाइनरी के इस सेक्शन को ओनली रीड ओनली का परमिशन है। इसके अंदर डाटा सेव्ड होता है आपका, ठीक है। बट इसको हम रिवर्स रीड कर सकते हैं, इस एड्रेस को यहाँ पे राइट नहीं कर सकते बाइनरी के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। समझना, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना ये काम आते हैं आपके सेक्शंस। सबसे मेन यहाँ पे रहता है ये .text सेक्शन बाइनरी का, जिसके अंदर ना आपका जो भी कोड रहता है, मेन कोड रहता है एग्जीक्यूट करने के लिए, जो मैंने लिखा ना A=10 B=6, जो भी मैंने लिखा, तो इसका जो मेन कोड रहेगा, कहाँ पे printf कॉल हो रहा है, कहाँ पे वो A=2 जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेन जो चीज एग्जीक्यूट होगी ना वो ये होगी, ठीक है। और बाइनरी में सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, भूल जाना, ठीक है। आपको जब आप C पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सिखा देगा, अच्छी बात है, बट कि मेन फंक्शन रन होता है सबसे पहले, बट मेन फंक्शन नहीं रन होता है सबसे पहले। सबसे पहले ये .init हेडर है ना आपका, इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज के, वो रन करते हैं, और वो रन करते हैं किसको, मेन फंक्शन को। यानी पहले लाइब्रेरीज रन करती है, उसके बाद मेन फंक्शन रन करता है आपका। तो ठीक है, जब आप बाइनरी लेवल पे बात करते हो ना, तब सबसे पहले कौन सा सेक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा, .init, उसके बाद .text, ठीक है। ये आपकी .plt, epossage, लिंकेज टेबल, और ये GOT ग्लोबल ऑफसेट टेबल, ये आपकी ना इन दोनों को इस तरह से समझ लो कि एक दूसरे का साथ लेते हैं दोनों सेक्शंस जो है, ठीक है। इनको टेबल बोल लो चाहे सेक्शंस बोल लो, तो ये दोनों एक दूसरे का साझा बना करके रखती है एक दूसरे के साथ। और ये क्या करती है, जैसे printf आपने कॉल किया ना अपने उसके अंदर फाइल के अंदर, कोड के अंदर, कि printf ABC आंसर और %d आपने लगाया, उसके बाद $C लगाया, तो वो जो printf कॉल होगा ना, उसका जो रेफरेंस रहेगा, मतलब उसका जो एड्रेस होगा कि एग्जीक्यूट किसको करना है, printf की जगह, printf का एक्चुअल में कोड होगा ना कहीं जा करके, तो वो ना यहाँ पे स्टोर होती है उसकी इंफॉर्मेशन इन जगह पे, दो जगह पे, ठीक है।
ये रीड ओनली डेटा बता ही दिया, और एक डॉट डेटा सेक्शन भी होना चाहिए, कर लेते लो डॉट DATA। तो डॉट डेटा सेक्शन होता है आपका, यहाँ पे आपकी वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, स्ट्रिंग्स डिफाइन होती हैं आपकी, और डॉट BSS में आपके अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। जैसे मान के चलो आप कर देते हो ना कभी को जस्ट इंट ए, और इंट ए के बाद आपने कुछ असाइन किया ही नहीं है उसमें, होता है ना। तो रुको जरा मेरे को देखने दो, अगर खुला हो तो। यहाँ भी नहीं खुला है, इस पे आऊंगा अभी, है ना, रुको अभी मैं जरा। आज सारी चीजें थ्योरेटिकल होने वाली है और मुश्किल होने वाली है, और नोट्स बनाने वाली होने वाली, बाद बनाना, पहले सुन लो, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे मिल जाए तो ये ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको दे दूंगा ना, इसकी चिंता मत करना। जैसे रीड एल्फ टूल होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रीड एल्फ टूल होता है, ऐसे ओबीजे डम्प भी होता है, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट एक पे टिक जाओ तो ज्यादा अच्छा है, रीड एल्फ पे टिक जाओ तो ज्यादा अच्छा है। दोनों अच्छे हैं वैसे तो, बट रीड एल्फ को कर सकते हो आप यूज, अगर आप करना है तो। मैं तो दोनों यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे आप कभी बार लिखते हो कोड के अंदर कि इंट ए सेमीकोलन, बस अब पूरा कोड खत्म हो गया, आपने इंट ए की जो ए का जो वैल्यू है ना, वो 10 असाइन किया ही नहीं, 1 असाइन किया ही नहीं, कुछ असाइन किया ही नहीं। तो वो जो रहेगा ना आपका, जहाँ पे स्टोर रहेगा ये, वो यहाँ पे रहता है। कमेंट रहती है, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई कमेंट है तो आप यहाँ पे डिफाइन करके रखते हो उसको। ये सिंबल टेबल रहता है आपका, ये स्ट्रिंग टेबल रहता है आपका, ठीक है। बस मेन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डॉट टीएक्सटी है ना, ये आपका यहाँ पे जितना भी एग्जीक्यूट होने वाला कोड है यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा आपको जरा, ठीक है, हो गया, इतना बहुत है। इससे ज्यादा यहाँ पे डॉट FINI इनको छोड़ देना, इनको कोई जरूरत है नहीं करने की, ठीक है। जितने बताए उतने को कर लेना आप लोग याद, ठीक, ओके। अब देखो, जब भी आप किसी प्रोग्राम को ऐसे डॉट स्लैश करके एग्जीक्यूट करते हो ना कोड, तो अपने को तो बस आउटपुट दिख रहा है कि 16, बट प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है हमारे इस प्रोग्राम की। क्या होता है कि कोई भी सिस्टम होता है आपका, जैसे लिनक्स सिस्टम है हमारे पास इस टाइम पे, तो वो क्या करेगा, कर्नल से सिस्कॉल्स लेता है, मैं बता चुका हूँ ये चीज आपको, है ना। जैसे अगर आप प्रिंट एफ यूज कर रहे हो, तो एक्चुअल में प्रिंट एफ नहीं यूज हो रहा है आपका, क्या यूज हो रहा है, राइट, है ना। तो मैं दिखाता हूँ, एस्ट्रेस डॉट स्लैश कोड। तो देखो जब प्रिंट एफ कॉल हो रहा है ना यहाँ पे, तो एक्चुअल में सिस्कॉल कॉल हो रही है, वो है यहाँ पे राइट, ठीक है। और सिस्कॉल्स ना लिमिटेड होती है आपके सिस्टम के अंदर। अब वो नेटवर्क से रिलेटेड सिस्कॉल हो सकती है, या फिर किसी और चीज से रिलेटेड सिस्कॉल हो सकती है, और सिस्कॉल डिपेंड करती है आपके कर्नल पे। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि नया कर्नल वर्जन आया लिनक्स का, तो हो सकता है कि नए कर्नल वर्जन के अंदर नई सिस्कॉल्स डाल दी हो, जो आपका लीनियर स्टोर वर्ल्ड्स है, वो डेवलपर जो है उसने। तो अगर मैं यहाँ पे syscalls in x86-64 आर्किटेक्चर, थोड़ा सा स्लो है पता नहीं क्यों, पर देखते हैं। VPN तो नहीं चल रहा मेरा, ओके नहीं चल रहा, कोई बात नहीं विवेक, पिक्चर क्यों नहीं रहा है, ओके नया टैब खोल ले, तो कोई नहीं। syscalls in, अच्छा हम कौन सा आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं, PC। देखो क्रोमियम OS टॉप, पता नहीं, अच्छा ये भी करेगा काम, हटा देता हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ARM के सिस्कॉल्स है ना, ARM64 है यहाँ पे। कोई बताएगा मेरे को कि ये ARM जो है, ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, और ये जो है ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, x86_64, और ये वाला ARM64। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत पहले बताया है मैंने आपको, शायद पहले दूसरे लेक्चर में बताया था, हाँ बिल्कुल यस। तो ARM जो होता है आर्किटेक्चर, वो एंड्रॉयड का रहता है, और जो हमारा ये x86 वाला है _64, ये हमारे लैपटॉप पर रहता है ना। AMD64 को ही बोलते हैं हम, जो भी चीज़ बोलते हैं, है ना, सेम चीज़ है।
तो अभी हम अपने को कौन सी अपने सिस्टम की चाहिए ना, तो हमारा लिनक्स सिस्टम कौन सा, ये वाला ही तो होएगा, x86_64 जो हमारा काली लिनक्स है। तो यहाँ पे देखो रीड राइट ओपन क्लोज स्टैट एफ स्टैट, ये जितने भी सिस्कॉल्स हैं आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, और क्या क्या चीज पढ़ सकते हो कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेती हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा, आरडीएक्स अभी आने वाले रजिस्टर्स देखना, जितना बता रहा हूँ पहले उतने पे फोकस करो कि रीड राइट है ना, ये सारी चीजें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेती हैं, कि पहले फाइल डिस्क्रिप्टर लेती है, फिर इसका ये कैरेक्टर बफर लेती है, और इसका ये लेता है ना साइज का, ये तो होता है। अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ, वो सॉरी मैनुअल रीड करूँ, रुको, अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ, ये मैंने दूसरा वो खोला है, जैसे मैन टू रीड, मतलब दूसरा पेज रीड का, तो ये देखो क्या ले रहा है, पहले एफ भी ले रहा है, हाँ ले रहा है, उसके बाद वॉइड बफर ले रहा है, हाँ ले रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, कैरेक्टर बफर, हाँ चलो ठीक है जो भी है, बफर ले रहा है, उसके बाद साइज टी काउंट, उसका साइज टी काउंट, ठीक है, और यहाँ पे कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, ठीक। और ये कितनी है टोटल यहाँ पे हमारे पास, जरा इसको देख लेते लास्ट में कितना है नंबर, ये ज्यादा हो गई, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ना सिर्फ 332 सिस्कॉल्स हैं, सिर्फ तो नहीं बोलेंगे, ऐसे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि क्योंकि तो हमारे पास 332 सिस्कॉल्स हैं लिनक्स सिस्टम के अंदर हमारे, जो कि जिसकी मदद से ना सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, मतलब इससे ऊपर की कोई सिस्कॉल हो, इससे ऊपर ऊपर ना कोई चीज काम नहीं करेगी। जैसे अगर मैं समझाऊं कि कोई भी टास्क हो रहा है ना आपके सिस्टम के अंदर, आप गेम खेल रहे हो, आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो ना, आप कुछ भी चला रहे हो, तो वो इन सिस्कॉल्स की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है, और इनसे ऊपर कुछ नहीं है आपके सिस्टम के अंदर। ऐसा है कहने का मतलब मेरा, और ये चीज स्टोर होती है आपके कर्नल के अंदर, कर्नल के अंदर रखी रहती है ये चीज आपके, है ना। मैनुअल पढ़ सकते हो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना हो तो, और नहीं तो टर्मिनल पे भी पढ़ सकते हो, जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ वो ज्यादा अच्छा है वैसे मेरे ख्याल से, अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो खोलने में इसको सेम चीज है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है ना, कैसे पढ़ सकते हो। अब देखो, तो ये लो लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अब ना जब प्रोसेस बनती है, जैसे कोड बना, जब ये प्रोसेस बनती है, और उस दिन जीडीबी में आपने देखा था, तो ना कुछ चीजें यूज होती हैं, जैसे कि मेमोरी होती है, नहीं होती है, स्टैक मेमोरी यूज होती है आप, ठीक है। और क्या यूज होता है, एक स्टैक मेमोरी ना आपकी बहुत बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, हालांकि बहुत फास्ट है, देखो रैम के अंदर चल रही है चीजें, बहुत फास्ट है, बट उससे भी फास्ट अपने को चाहिए, एक चाहिए था अपने को, ऐसा सिनेरियो बना था, जो डेवलपर्स थे, डेवलपर्स नहीं सॉरी, जो कंप्यूटर्स बनाने वाले थे, क्या बोलेंगे उनको, जो भी है, तो उनके पास एक सिनेरियो आया कि यार मेरे को बहुत फास्ट चाहिए, और रैम से भी ज्यादा फास्ट चाहिए मेरे को कोई चीज, कि मैं स्टोर करूँ निकालूं, स्टोर करूँ निकालूं बहुत जल्दी। तो उन्होंने क्या किया, ये चीज ना सीपीयू को ही दे दी। देखो आपको मालूम सीपीयू कितना फास्ट होता है, सीपीयू बहुत फास्ट होता है, जितने भी ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है ना, बहुत अमेजिंग चीज है सीपीयू, ठीक है। तो दी स्मॉलेस्ट सीपीयू, देखो 3 नैनोमीटर का चिप रहता है, इट्स करंटली स्मॉल साइज यू विल फाइंड टुडे, ओके। तो 3 nm का ट्रांजिस्टर रहता है आपका, पता नहीं 10 की पावर कितना हो जाएगा, मेरे को मालूम नहीं है, सॉरी नैनो कितना होगा, पर आप लोग लगा लेना अपने हिसाब से, शायद -8 होता है, पता नहीं, ठीक है। तो इतना इतने इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं आपके सीपीयू के अंदर, समझ रहे हो, इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आपके इसके सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं, और वो काम कर रहे हैं एक साथ, और इतना फास्ट है, इसी की वजह से इतना वो फास्ट है आपका सीपीयू है। तो उन्होंने क्या किया, जो बनाने वाले थे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, कि सीपीयू के अंदर एक स्टोरेज यूनिट डाल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं, सुनो मेरी बात, आपने पुराने पुराने टाइम पे वो खेले होंगे ना मारियो, और वो निंटेंडो गेम्स खेले होंगे, है ना, ये तब से चले आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी उनके अंदर से सीपीयू था। 8 क्यों बोलते थे हम उनको, 8 बिट्स गेम, 8 बिट गेम्स इसलिए बोलते थे क्योंकि वो 8 बिट्स पे काम किया करते थे। और देखो ये चीज थोड़ी सेंस भी बनाएगी, अगर आपने बहुत पुराना निंटेंडो खेला है, वहां पे सिर्फ ना 8 बटन हुआ करते थे एक रिमोट के अंदर, कंसोल के अंदर छोटा सा कंसोल हुआ करता था, और उसके अंदर 8 बटन हुआ करते थे। तो ईच बटन ना, ईच बटन जो था वो एक बिट को रिप्रेजेंट करता था। अगर ये बिट बंद हो जाए, उसके पास प्रोग्राम है, वो जो बड़ा सा बक्सा आता है ना, निंटेंडो का बॉक्स आता है, मैं जरा दिखाया तो,
ऐसा कुछ था, मजा आएगा आपको ये सुनने में, समझो। देखो ऐसा कुछ 8 बटन है ना इसके अंदर, कुछ 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए आपके, है ना। देखो 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए आपके। ये जो बक्सा है ना, इसके अंदर सारी चीज फीड है कि अगर ये वाला बिट बन हो जाए, अगर ये वाला बिट बन हो जाए, 0 से 1 हो जाए, इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 रहती है, जब आप प्रेस करोगे तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका वो रहता है सारा कंट्रोल कि अगर 1 हो जाए, कंडीशन लग रही है इसके अंदर, समझ रहे हो। अगर 1 हो जाए तो इसको जंप करा दो, कैरेक्टर को पॉज कर दो, ये वाला बिट 1 हो जाए तो, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें हम इसके थ्रू कर पाते थे, ऐसे 8 बिट स्कीम के थ्रू। और यहाँ पे क्या है ना, स्टोरेज यूनिट हुआ करते थे हमेशा से। चाहे देखो ये कितना पुराना सिस्टम है आपका, कितना पुराना सिस्टम है आपका, ठीक है। और आपका ये जो सिस्टम है ना, आपका इस टाइम पे आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, आसूस का यूज कर रहे हो, चाहे किसी का भी यूज कर रहे हो, ये कितना एडवांस है। अभी तक हम रजिस्टर्स यूज करते हैं, वो भी बहुत, क्योंकि हमको फास्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम को, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी से एग्जीक्यूशन करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो देखो वो रजिस्टर्स होते किस तरह से, इसका थोड़ा सा ग्राफ में दिखाया था। अच्छा चलो पहले जीडीबी दिखाया था। जीडीबी मैंने आपको पिछली बार सिखाया था थोड़ा सा। जीडीबी से मैं लोड किया इस फाइल को, CTRL-L दबाया क्लियर करने के लिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिखूंगा रन, ठीक है। अच्छा मेरे को स्टार्ट लिखना चाहिए था ब्रेक पॉइंट लगा करके, और मेरे को नॉर्मल जीडीबी चाहिए आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे -NX कर दे दूंगा, आप लोगों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि STRT, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फो रजिस्टर्स, तो देखो, ओके वेट, ये देखो यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया आपका, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लग गया आपका। और उसके बाद ये बोल रहा है कि RAX के अंदर ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किसको पॉइंट कर रही है, इस वैल्यू को पॉइंट कर रही है ना। कभी कभार क्या होता है, रजिस्टर्स के अंदर ना स्टैक एड्रेस होते हैं, या फिर कोई मेमोरी एड्रेस होता है, हीप एड्रेस भी बोल सकते हैं, है ना। तो स्टैक मतलब मेमोरी एड्रेस होता है, तो वो क्या है ना, जीडीबी आपको पता रहता है कि ये जो मेमोरी एड्रेस है किसको पॉइंट कर रहा है, इस जगह को पॉइंट कर रहा है, इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे ये RBX, इसके अंदर 0 है, कुछ नहीं है, तो 0 किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए ऐसे बता दिया इसने, ये 0 सिलेक्ट 1 है। अच्छा शायद मेरे ख्याल से ये इसकी डेसिमल वैल्यू है, और जेफ होता तो यहाँ पे पॉइंट करके बता देता है वो, ठीक है। इसलिए आपको दोनों एक साथ में यूज करनी चाहिए। तो जरा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका जेफ होता ना, तो इस मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो दिखाया था। हालांकि ये जो है ये बस उसका डेसिमल फॉर्मेट है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको रजिस्टर दिखाने वाला था, ये आपके होता है RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, है ना, जितने भी होते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर ये चीज R से चालू हो रही है, जैसे RAX है ना, RBX, रजिस्टर कौन सा है, A वाला, ये A रजिस्टर है, AX ऐसे रजिस्टर है। बट ये जो R है ना, ये बता रहा है कि 64 बिट का रजिस्टर है, यानी बाइनरी जो है 64 बिट बाइनरी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे E होता ना, तो हम बोलते हैं 32 का है, 32 का रजिस्टर है, यानी 32 की बाइनरी है। अब जैसे मान के चलो आपने 64 बिट की बाइनरी बनाई, है ना, तो आप फायदा क्या रहेगा ना इसमें कि आप 64 बिट्स को स्टोर करा पाओगे एक साथ। दोबारा सुनना मेरी बात, अगर आपने 64 बिट्स की बाइनरी बनाई, तो आप 64 बिट्स को एक साथ स्टोर करा पाओगे। तो ये देखो, ये जरा अगर मैं इसको अगर तोड़ के देखूं एक एक बाइट से, तो देखो ये हेक्स कोड है ना, तो हेक्स का ऐसे दो लेते हैं ना हम लोग, तो वो 1 बाइट बनता है। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, और भी आ सकते हैं इसके अंदर, पर शायद उन्होंने किए नहीं है, 0 लगा देता हूँ, पेंडिंग कर देता, पर किया नहीं है इसने, ठीक है। तो मतलब मोर देन तो आपके 4 ही है ना, तो यानी 6, अगर मैं लगाऊं यहाँ पे 6 बाइट्स, और 6 × 8 48, और 32 बिट्स से तो अब भी है ना ये 48 आपका, नहीं है 48 जो है 32 बिट से अब है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 64 बिट का डेटा स्टोर कर सकता है, ये जो जगह है, ये जो RAX है यहाँ पे, ठीक है।
ऐसा नहीं होता है कि 48 का रजिस्टर रजिस्टर बना दिया आपने, या तो 32 का ही रहेगा या 64 बिट का रहेगा, ठीक है। तो ये स्टोर कर सकता है 32 बिट्स से ज्यादा एक बारी में। और सेम इसके एड्रेसेस के साथ भी होता है। वैसे ये एड्रेस ही है, पर चलो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि डिसअसेंबल मेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिसअसेंबल मेन, और ये जो चीज अपने को दिखाई दे रही है, यहाँ पे पैडिंग लगा दिया उसने, जीडीबी रखा है 0000 की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 आ गया था ना हमारा, तो उसका 7 और उसके बाद 8, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी, ये भी आपकी 64 बिट की रहती है। इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करते हैं कि कितने बाइट का कितने बाइट का रहेगा। इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करता है कौन सा इंस्ट्रक्शन है। हर इंस्ट्रक्शन का एक अपना खुद का बाइट होता है। मेरे को मालूम है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, पर फिर भी समझने की कोशिश करो। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक इसी इसी कोड का एक 32 बिट का बाइनरी जनरेट कर लेता हूँ। कैसे करते हैं उसको, एक फ्लैग होता है जीसीसी के अंदर, यहाँ पे लिखूंगा M32 ./कोड .c कोड -o कोड 32 _32 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, मेरे को ये भी जरूरत पड़ेगी फाइल की। मेरे ख्याल से ये मैंने इंस्टॉल किया नहीं है, और मेरे को शायद वो हेडर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके। एक कमांड रहता है प्रॉपर, ओके ओके, ये रहा शायद, अब देखते हैं। ठीक है, तो libc6dev करके था पैकेज था, इसको मेरे को इंस्टॉल करना पड़ा। देखते हैं काम करता है नहीं करता है। ओके, जब आपको 64 बिट सिस्टम के ऊपर 32 बिट बाइनरी कंपाइल करनी पड़ती है -M32 फ्लैग लगा करके, तो आपको कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, जिनमें से ये एक है। ये अभी भी नहीं हुआ, तो ऑनलाइन कर सकते हैं क्या हम लोग? टू बिट कंपाइल, चलो एक काम करते हैं, नेटकैट की बाइनरी उठा लेते हैं 32 बिट की, ऑनलाइन उठा लेते हैं। मैं बाद में कर लूंगा अपने इसको सिस्टम को फिक्स, ये टाइम चला जाएगा ना काफी। तो ये तो 64 की है, code.c भी इंक्लूड करूं? मैं भी इंक्लूड करूं, ओके। ये नहीं, देखो होना तो नहीं चाहिए, पर हो जाए तो अच्छी बात है। देखो ठीक है, अभी भी नहीं चला वो, मानते हैं वो। Hex86 आपका 32 रहता है आपका, इस पे इसको उठा लेते, चलो इसको भी बाइनरी उठा लेते हम लोग, है ना। आर्ट ब्लेड करके अच्छी लग रही है देखने में, सुनने में, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं हम लोग, और ये डाउनलोड हो गई हमारे पास। इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं, रूट डाउनलोड्स HART हार्ट बिल्डर, यहाँ पे आए।
उसके बाद इस फाइल से चेक करते हैं हार्ट बीट को। अब ये बोल रहा है एल्फ 32 बिट। ठीक है, अब इसमें अंतर देखना आपको, इसके रजिस्टर्स में और एड्रेस में अंतर देखना आपको। जीडीबी से इसको खोलूंगा हार्ट ब्लीडर को। हाँ, पहले सी एच मोड की परमिशन दे दो इसको। वैसे एक बात बताऊँ, आप जीडीबी से, अगर आपके पास जीडीबी के पास एग्जीक्यूटिव की परमिशन है ना, तो एक आप नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल को रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीडीबी। सेम काम हम बेस से करते हैं। अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट के पास सी एच मोड की परमिशन नहीं है ना, एग्जीक्यूटिव की परमिशन नहीं है, तो आप ऐसे लिखते हो ना बेस और उसके बाद स्क्रिप्ट नेम स्क्रिप्ट डॉट एस एच, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सॉरी बेस नहीं, जीडीबी हाइफन हाइफन एनएक्स। जीडीबी यहाँ पे लिखता हूँ मैं एच टी आर टी। वेट अ मिनट, एच टी आर टी। ये फाइल क्यों नहीं लोड कर रहा है? ऐसे मेरे को ऐसे एग्जीक्यूट करने तो नहीं चाहिए कोई भी बाइनरी, पर चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है रीडिंग सिंबल स्टॉप। ओके, तो इस पे स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज ना, ये मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। नेट कैट की उठा लेते हैं स्किप करके। इसमें आपकी डिबगिंग सिंबल्स इसको नहीं मिले, जैसे जो इनिट वाला जो मैंने बताया ना सेक्शन, आप सेक्शन आपको वो कभी कभार हम लोग हाइड कर देते हैं, पता नहीं क्यों, पर कर देते हैं। जैसे कि जिससे किसी की मतलब बाइनरी की फॉरेंसिक्स जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो हो, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए ना, डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए हम लोग ऐसा हाइड बाइड कर देते हैं इसको। हम्म, अच्छे से कंपाइल हो जाएगा? नहीं, फिर मेरे पास पड़ी तो है नहीं। देखो, क्लियर शेयर कैट की बाइनरी कहाँ होती है? हम्म, सर मैंने दिया वो तक कर दिया 432 ओके रुको, देखता हूँ। वो मिल गई। चलो इसको देख लेते हैं जरा। जी डी बी हाइफन हाइफन एन एक्स, ये एक 32 बिट की बाइनरी है। और यहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं। वाओ, यानी क्या दिक्कत है इससे? व्हाट्सएप पे दिया है क्या आपने? नहीं सर इधर ही है उसको उनको रोकते हैं। अच्छा,
ठीक है देखो। एंड फिर 32 का नाम से नहीं ये चल गया जो भी है विदाउट इसमें है, इसमें सिंबल्स तो इसमें भी नहीं है बट ये चल गया जो भी है। क्रैश हो गया है एथिक्स से। देखो यहाँ पे ऐसे भी करके आपका सिग्नल आ रहा है कर्नल साइड से, जो कि आपको इनवैलिड मेमोरी एड्रेस राइट करने को होता है, बट ये चल गया जो भी है। देखो तो यहाँ पे हुआ क्या चीज है ना, यहाँ पे देखो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसके रजिस्टर्स आए हमारे पास। इसको जेफ, ये थोड़ा अच्छा आउटपुट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जेफ है, ठीक है। इसको इग्नोर मार देना, बट इसको देखना EAX, EBX, ECX, EDX और ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं आपके 32 बिट्स के रजिस्टर्स। जैसे RAX था ना, वहाँ पे R किसके लिए स्टैंड कर रहा था, 64 बिट के लिए, और यहाँ पे E जो होएगा वो किसके लिए स्टैंड करेगा, आपका 32 के लिए। तो जितनी भी, और देखो इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 1 2 3 एंड देन 4। इससे मैक्स हो ही नहीं, ये मैक्स है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कुछ। 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स ना, तो इसलिए ये जो है आपका 32 बिट्स का एड्रेस हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। EBX के अंदर ही 1 है, आपका 1 है, इसके अंदर एक एड्रेस है। जेफ का मैं अभी इंस्टॉलेशन बता दूंगा आपको जब और काम आएगा आपके, नहीं तो आप खुद भी कर लोगे अगर आपको पसंद आएगा तो GDB, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेफ क्या है, इसको पॉइंट करता है कि इसकी इस एड्रेस पे कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सी वैल्यू है। तो इसको स्ट्रिंग मिली है तो स्ट्रिंग शो कर दी है। अब जैसे ESI के अंदर ये एड्रेस था, इस एड्रेस के अंदर ये एड्रेस था, इस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू थी, इसने वो शो कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर देता है, इसलिए मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा यहाँ पे सबसे जो मेन जो रजिस्टर रहता है ना आपका, वो है EIP या फिर RIP, समझ रहे हो, या फिर IP, सिर्फ IP, मतलब जो IP रजिस्टर रहता है आपका, वो पॉइंट करता है उस जगह को जिस जगह को एग्जीक्यूट करना है, जिस एड्रेस पे वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिसअसेंबल, यहाँ पे मेन तो काम करेगा नहीं क्योंकि वो नहीं है, इस पे सिंबल नहीं है। तो जैसे कोई कोड रहेगा ना, असेंबली कोड जो हमने पिछली बार देखा, GDB कोड, ठीक है, डिसअसेंबल मेन। तो जैसे ये कोड रहता है ना आपका, इसका एक एड्रेस सामने वाला, एक एड्रेस है ना। तो जो EIP है, RIP है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है ना आपका, वो किसको पॉइंट करेगा, हमेशा इसको, इस एड्रेस को, जो एग्जीक्यूट करना रहेगा अपने को। तो मेन फंक्शन के अंदर ये एग्जीक्यूट करना रहेगा ना अपने को, तभी तो पॉइंट करेगा इसको, तो वो इसको पॉइंट करता है आपका हमेशा, ठीक है। एक करके जाएंगे सारी जितनी भी वैल्यू है ना, आप जितनी भी एड्रेस है सबकी वैल्यू एक करके राइट, वो जो EIP की वैल्यू है, जो RIP की वैल्यू है, वो एक करके चेंज होगी सन सबसे, ठीक है। और जितने भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उस लाइन में, उस एड्रेस पे, उससे वो एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है। इसका जरा मैं अच्छे से यहाँ पे वो समझा देता हूँ आप लोगों को कि कहीं तो मिल जाए। इसके अंदर होगा कि इसके अंदर भी नहीं है, दे दूंगा, है ना, आप लोगों को चिंता मत करना इस चीज की आप। हाँ देखो ये आपका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, मैं हटा देता है ऐसे। देखो जब हम बात करते थे ना कि 8 बिट्स के गेम चला करते थे हमारे पास निंटेंडो वाले, तब हम ना इन रजिस्टर्स की बात क्या करते थे, AL और AH, ये रजिस्टर्स हुआ करते थे आपके पास, ठीक है। H का मतलब होता है हाई, L का मतलब होता है लो, ठीक है। हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स, ये भी आपके 4 बिट्स में बढ़ जाते हैं फिर इस तरह से, जैसे सॉरी 8 बिट्स में बढ़ जाते हैं आपके। इन दोनों को जब मर्ज कर देते हैं, हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स को, तो अब हमारा AX आता है। AX क्या रहता है आपका, 16 बिट का रहता है, यानी ये कितने का डेटा कंटेन करके रखेगा अपने अंदर, 16 बिट्स का। कितने बिट्स का डेटा कंटेन करके रखेगा, 16 बिट्स का। और ये दोनों कितने कितने का करके रखेंगे, 8 बिट्स का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 8 बिट्स, और ये दोनों जब कंबाइन हो गए तो यहाँ देखो ऊपर से लिखा हुआ है 16 बिट्स, ठीक है। और अब ये EAX के लिए हुआ, ठीक है। अब जैसे EBX भी तो रजिस्टर होता है आपका, EBX रजिस्टर रहता है, उसके लिए उसके अंदर कितना दिया हुआ है इसने कि BH BL 8 बिट्स का होगा, और टोटल दोनों को मर्ज कर देंगे तो BX बन जाएगा, तो 16 बिट्स का हो जाएगा।
फिर इससे जब ऊपर की जाए 16 बिट्स वाले भी निंटेंडो गेम्स बने थे आपके, अगर आपको मालूम हो तो। जो मेरे पास है क्या वो इम्यूलेटर, अभी रुको देख लो, एफसीयूएक्स नहीं भी नहीं है मेरे पास। नहीं तो मैं आपको स्पाइडरमैन का गेम खेल के दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। तो 16 बिट वाला गेम है आपका निंटेंडो में। तो टीएक्स, फिर उससे ऊपर की जब चीज आई ना, तो हमारे लैपटॉप बनने चालू हो गए, लैपटॉप पर कंप्यूटर्स बनने चालू हो गए 32 बिट के। अब तो कोई यूज भी नहीं करता 32 बिट, हर सिस्टम में मैंने शुरुआत भी 64 बिट के लैपटॉप से करी है। तो बहुत टाइम पहले 32 बिट्स के कंप्यूटर्स बना करते थे, EBX ECX, जिनके अंदर रजिस्टर हुआ करते थे। जब भी प्रोसेस कोई भी एग्जीक्यूट हो रही थी ना, तो उसमें रजिस्टर्स जो यूज हुआ करते थे वो हुआ करते थे ECX EBX EDX ESI EDI, समझ रहे हो, ये सारी चीज हुआ करती थी। अब इस टाइम पे, अच्छा वैसे मैं एक चीज समझाऊं आप लोगों को, एक चीज रिकमेंड करूं आप लोगों को, अगर आप बिल्कुल बिगिनर होना इस चीज में जो कि आप हो, तो हमेशा ना 64 बिट से मत सीखना, 32 बिट से सीखना। यानी ECX EBX के बारे में पढ़ना सीखो, 64 बिट का अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका, अपने आप, मतलब लिटरली अपने आप हो जाएगा। जैसे सी और सी प्लस प्लस, जितना सी और सी प्लस प्लस के अंतर है ना, उतना ही 32 बिट और 64 बिट के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो EAX EBX ECX, ये सारे 32 बिट के आपके रजिस्टर्स। अच्छा, इनको बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ठीक है। और ये जो दो पॉइंटर उसने दिए हुए हैं ESP और EBP, ये आपकी ना मेमोरी को पॉइंट करते हैं, ये आपके पॉइंट करते हैं मेमोरी को। अच्छा, जनरल पर्पज में भी मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, ये जो ESI और EDI दिख रहा है आपको, ESI और EDI, ये रहता है आपके आर्ग्यूमेंट्स के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें क्रोम के अंदर, देखो अभी देखो, जैसे IDI लिख रहा है ना, तो हम EDI भी समझ सकते हैं इसको, ESI भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो रहते हैं आपके मेन, मतलब करने को आप यूज कर सकते हो इनको वैसे कुछ और वैल्यू के लिए भी, बट प्रोग्राम इनको किस तरह से यूज करता है ना, आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करता है। तो इसमें जब फाइल डिस्क्रिप्टर आप वो पास करोगे ना रीड के अंदर, ये है ना, फाइल डिस्क्रिप्टर जो आप पास करोगे stdin जब लिखोगे, तो RDI के अंदर जाएगा आपका, है ना, रजिस्टर के अंदर, और ये RSI के अंदर जाएगा जो बफर दोगे आप, ठीक है, जहाँ को भी वो सप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज है। और RDX भी रहता है आपका, और भी चीज ऐसा करने को हम बहुत सारे रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं आर्गुमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जरा मेरे को वापस आने को कहा गया, ठीक है। ये इसने पूरा बताया हुआ है नीचे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 32 बिट्स का है, और इसने तोड़ा हुआ है कि AHL PH PL, ठीक है। और ये जो ESP EBP है, ये आपके मेमोरी को पॉइंट करते हैं। जो ESP रहता है, इसका मतलब होता है स्टैक पॉइंटर, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा, मेमोरी के टॉप को पॉइंट करेगा, ये जहां तक वो आपने स्टैक पढ़ा हो तो, ठीक है। अगर आपने स्टैक पढ़ा है, अगर आपने DSA इंप्लीमेंट किया है, तो आपको मालूम होगा कि 2 पॉइंटर्स लेते हैं हम लोग शायद स्टैक के अंदर, कि वैसे एक ही लेते हैं शायद, हाँ एक ही लेता है, पर फिर भी अगर आपने DSA में स्टैक पढ़ा है तो वो स्टैक पॉइंटर आप समझ गए होगे। अगर आप DSA में पढ़ा है तो वो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है उसको पॉइंट करता है, और EBP जो है यहाँ पे वो नीचे वाली वैल्यू को पॉइंट करता है। DSA से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो आपको मालूम है, आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको कॉलेजेस के अंदर कि DSA कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो कहाँ काम आ रही है, वो ऐसे इन दी एंड यहाँ काम आ रही है आपके, वैसे आ चुकी है काम, बहुत पहले के बने हुए रखे हुए हैं, बट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, स्टैक का जो स्ट्रक्चर आप DSA में इंप्लीमेंट कर रहे हो, जावा पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपने कभी सोचा है कि वो आपके प्रोसेस के टाइम पे बन के आ रहा है, एक प्रोसेस के लिए काम में आ रहा है, कि वो जो प्रोसेस रहेगी ना, उसका जो मेमोरी रहेगा वो एक तरीके से स्टैक रहेगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। वहां पे ऊपर से मेमोरी, सिर्फ आप ऊपर वाली मेमोरी निकाल सकते हो, नीचे वाली नहीं निकाल सकते, ऐसे बीच में कहीं से भी निकाल ली, वैसे निकाल सकते हो ऑफसेट लगा करके, बताता हूँ यस मैं, तो कोई सी भी वैल्यू लगा करके आप नहीं निकाल सकते उसको, ऑफसेट कोई भी बीच में से नहीं उठा सकते। तो ये वाला इम्यूलेटर है, आप इस चला सकते हो, मैंने इसका ब्लॉग भी लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे ये बैन है, बहुत बेकार चीज है, पर हमारे यहाँ पे बैन है, और ये अच्छा है इम्यूलेटर, इसमें हैकिंग वैकिंग सब कर सकते हो आप इनके साथ, निंटेंडो गेम्स के साथ, ठीक है। और आर्टिकल इसका टेक में नेविगेटर, ये साइट भी नहीं चलती है इसके ऊपर, CLX नेट के ऊपर, तो छोड़ते हैं, ठीक है। FCUX में, अच्छा मेरे को लिंक दे देना चाहिए था, FCUX
ये लो, ठीक है। पर ये शायद मैंने तो लिनक्स पे यूज किया, देख लेना विंडोज के अंदर अगर अवेलेबल हो तो, होना तो चाहिए। आ गया, ओके ठीक है। अब जरा मैं आपको बड़े वाले रजिस्टर्स को दिखा दूं, अगर यहाँ पे हो तो। बड़े वाले नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्स, शायद नीचे हो। देखो, तो आपके 64 के अंदर ना कितने रजिस्टर्स होते हैं, वो ये होते हैं आपके 16 रजिस्टर्स, यानी 0 से लेके 15 तक। अच्छा, सेम चीज ना आपकी उसके अंदर भी पर आप लोग ये सर्च कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम चल नहीं रहा है आपका, है ना। अच्छा चलो, एक चीज मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसी चीज पूछूंगा नहीं कि कितने रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज नहीं पूछूंगा, ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा कितने रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके आपके 15 तक यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कैसे मालूम चला? बिकॉज यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है अपने को, जैसे R0 R1 R2 लिख रहा है, दिखाई दे रहा है R7। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ना आपके, इनको हम दूसरे नाम इससे भी डिनोट करते हैं कि RAX, और सच बताऊं तो इन्हीं से करते हैं। R0 आपने आप बहुत कम सुनोगे R0, किसी बाइनरी के अंदर आपको दिखा मिल जाए ना तो बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो RAX मतलब कोई, ये डिपेंड करता है आप कौन सा डिबगर यूज कर रहे हो, तो वो कभी कभार RAX को R0 भी दिखाया था, बट जितने भी डिबगर मैंने देखे हैं वो RAX ही दिखाते हैं, RCX ही दिखाते हैं, ठीक है। तो RAX RCX RDX, R2 का ही दूसरा नाम है, ऑल्सो नोन है, जैसे लिख रहा है ना AKA, ठीक है। तो R7 RDI है ना। और ये बाकी रजिस्टर्स होते हैं, इनको R8 ही बोलते हैं, R15 ही बोलते हैं, R14 ही बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं बोलते इसको, ठीक है। और इसका EAX का दूसरा नाम ऐसे देते हैं हम, R0D R1D, है ना। ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये कब है आपका? जब आपका जो रजिस्टर का साइज है वो 32 बिट का हो, है ना। और ये कब है? AX जब 16 बिट का हो, ठीक है। और जब 8 बिट्स का हो जाए तो AL CL DL, है ना, ऐसे। अब मेरी एक और चीज सुनो, कभी कभार मतलब लिटरली कभी कभार आपकी बाइनरी में तो नहीं जरूरत पड़ेगी, अगर आप क्रिप्टोग्राफी नहीं यूज, मतलब ऐसा आपने कोई क्रिप्टोग्राफी वाला कोड नहीं बनाया ना बाइनरी का, मतलब बाइनरी क्रिप्टो कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं कर रही आपकी बाइनरी, तब तो नहीं। बट ज्यादातर गेम्स खेलते हो ना आप लोग, तब आपको बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, CPU को भी, है ना, कुछ स्टोर करने के लिए। तो हम लोग इसका यूज करते हैं एक्स, देखो नाम से भी मालूम चल रहा है कुछ बड़ा तो होगा इसके अंदर सेव करने के लिए, ठीक है। ईच 128 बिट्स वाइड। आप सोच रहे हो 128 बिट्स में क्या होगा? ये बहुत बड़ी चीज है 128 बिट्स, अगर आप CPU के अंदर स्टोर कर पा रहे हो तो, समझ रहे हो। तो आप 128 बिट्स हर एक इसमें रजिस्टर के अंदर सेव कर सकते हो। इन सब का जितना भी लिंक है ना मैं आपको दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना आप। और इस पिक्चर को समझना जरूर सीखना, ये वाली जो पिक्चर हो गई और एक ये वाली जो पिक्चर, ओके वेट, ये वाली जो पिक्चर होगी, इन दोनों पिक्चर्स का मतलब ना आप समझना, जरा कोशिश करना समझने की, तब तो अच्छे से आ पाएगा, नहीं तो शायद नहीं आ पाएगा आप लोगों को, ठीक है। कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सेपरेट किस तरह से हो रहे हैं, और मर्ज करेंगे तो कितना बन जाएगा, है ना। बहुत आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं अभी। देखो, अभी बात आती है इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना किसी भी डिबगर के अंदर अगर आप ऐसा ब्रैकेट देख रहे हो ना, ब्रैकेट इस तरह से ब्रैकेट दिख रहा है, उसके अंदर कोई रजिस्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है एट दैट मेमोरी एड्रेस। इसका मतलब ये है कि उस मेमोरी एड्रेस पे, या फिर उस मेमोरी एड्रेस से, यानी ये ब्रैकेट जो है मेमोरी एड्रेस को कंटेन करके रखता है आपका, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं हुआ, इस रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू रहेगी, उस वो जो वैल्यू रहेगी कोई मेमोरी वैल्यू रहेगी, वहां जो भी मेमोरी वैल्यू उसका जहां भी वो पॉइंट कर रहा है उसको ही उठा लेगा, ये जो ब्रैकेट है आपका, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं, बताऊंगा आपको बाद में। अब आते जरा वापस से इसके अंदर। देखो, हम लोगों ने ये देखा मेन के अंदर ऐसे एड्रेस लिखे हुए हैं, और उसके बाद ये आपके इसके आगे ये लिखा हुआ है, इसको बताता हूँ अभी क्या है। उसके आगे ये लिखा हुआ है आपका इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अब असेंबली के ना फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स बोले तो कैसे समझेंगे कि
लिखने का तरीका, ठीक है, असेंबली को लिखने का तरीका होता है। एक तो होता है AT&T और एक होता है इंटेल, ठीक है। हम लोग जो रीड करते हैं ना इंटेल रीड करते हैं, बट GDB क्या शो करता है हमेशा, मैं लिखूं यहाँ पे डिसअसेबल मेन, GDB हमेशा क्या शो करता है, AT&T फॉर्मेट शो करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड लिखते हैं सेट स्पेस दिस ASS असेंबली फ्लेवर हाइफन फ्लेवर, है ना, यहाँ पे लिखिए इंटेल, ठीक है। क्लियर करता हूँ मैं इसको, वापस से डिसअसेंबल मेन करता हूँ। ये देखो इसने मेरे को थोड़ा सा अच्छा आउटपुट दे दिया, पुराने वाले से अच्छा आउटपुट दे दिया। अब इस आउटपुट को देखो और पिछले वाले आउटपुट को देखो, यहाँ पे देखो ये परसेंटाइल RVP, है ना। मतलब हालांकि सच बताऊं तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, पर ये जो है हम ये यही समझते हैं, मैं इसी को पढ़ता हूँ और आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही इसी को यूज करते हैं। बट जब आपको थोड़ी डिस्क्रिप्शन चाहिए हो ना हर एक चीज के बारे में कि ये रजिस्टर ही है, तो ये परसेंटाइल ये चीज बताता है, ये वैल्यू ही है तो ये डॉलर जो है ये साइन बताता है इसका, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑफसेट बाहर लिखा हुआ है इसमें, तो देखते हैं, है ना। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन सा फ्लेवर है हमारे पास रीड करने के लिए, इंटेल, और दूसरा पहला वाला कौन सा था, AT&T, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाया था आपको, अगर मैं टैब टैब दबाऊं तो ATT यहाँ पे आपका फ्लेवर है और इंटेल भी फ्लेवर है। मैं पता नहीं AT&T क्यों बोल रहा था इसको इतने टाइम से, मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस है, उसके आगे ना एक असेंबली का इंस्ट्रक्शन है, फिर एक एड्रेस है, उसके आगे एक असेंबली का इंस्ट्रक्शन है। ये जो असेंबली का इंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये होता है आपके बाइट कोड्स, जो एक्चुअल में CPU के पास जाएंगे, CPU को एग्जीक्यूट करेगा। ये लिटरली एक ना 1010 वाला इंस्ट्रक्शन है आपका, कि बस हम उसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस तरह से, समझ रहे हो, हम बस उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अगर मैं इसको आपके, मैं खोलना तो नहीं चाह रहा था R2 को, R2 कैसे होता है, RADAR2 है बेसिकली और कुछ नहीं है, AA और एनालिसिस AFL मेन, AFL PDF सॉरी PDF @mail, देखो। तो जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसको खोलने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस समझाने के लिए खोला है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है 55, ये हैक्स में, ये भी हैक्स में, ये सारी हैक्स में वैल्यूज है। बट हैक्स की वैल्यूज को हम 1010 में कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नंबरिंग सिस्टम है ना। तो इसको हम 1010 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसको भेज देते हैं CPU के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। और सोच के देखो, देखो कितना सारा, इतना छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था कि A+B किया था जस्ट हम, और कितना बड़ा ये इसका जो भी है प्रोग्राम बन चुका है असेंबली लेवल का। और ये कितनी फास्ट आपका एग्जीक्यूट होता है, ये तो मैं चीज में बता रहा था आपको कि CPU कितना फास्ट है आजकल का, कि ये सारे प्रोग्राम सारी जो जितनी भी चीज है, यहाँ पे देखो इसका 55 का 1010 कितना मुश्किल होगा। देखो मैं पाइथन से इसको करता हूँ मेरा 55, तो देखो इतना सारा 1010 ये आपका CPU एग्जीक्यूट करेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये पुश का है, पुश RVP इंस्ट्रक्शन का, ये 1010 कोड जो है। ऐसी मूव का एक कोड है, इसका मैं समझाता हूँ। पुश का मतलब होता है कि मेमोरी के अंदर आप लोग पुश कर दो, ठीक है, मेमोरी के अंदर इस वैल्यू को पुश कर दो। ये ना स्टैक, ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, अभी के लिए इतना समझ लो कि ये स्टैक फ्रेम बनाते हैं आपके, ठीक है। स्टैक फ्रेम नाम की एक चीज होती है, मेमोरी एड्रेस बनता है, मेमोरी बनती है खुद अपने एक फंक्शन के लिए, जैसे मेन फंक्शन है ना, उसके लिए एक मेमोरी बनती है, उसको स्टैक फ्रेम बोलते हैं। हर फंक्शन के लिए बनती है। तो शुरुआत में जो 3 इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, सब का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो। जो हैश 10 है इसका होता है डेसिमल में 60, और देखो इसका देखो हैश कोड क्या बन के आया पूरा 4883EC10, ठीक है, 4883EC10। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बाइनरी निकालू, अच्छा मैंने गलती से ऊपर हैश 55 नहीं लिखा था, डेसिमल 55 लिखा था, तो ये एक्चुअल में इसका कोड रहेगा। और मैं इसका बाइनरी निकालू इसका, ठीक है, तो देखो इतनी सारी 1010 इतनी फास्ट एग्जीक्यूट करती है इसने, हमको मालूम ही नहीं चला CPU ने। तो वो चीज है, इसलिए मैं बता रहा था कि बहुत फास्ट है हमारी CPU। देखो ये कितना बड़ा एड्रेस है, इसको भी एग्जीक्यूट करके देगा।
और अच्छा यहाँ पे देखो समझने की चीज पता है क्या है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हेक्स कोड के अंदर 10 है, इसको अगर हम चेंज करते हैं ना तो ये भी चेंज हो जाएगा आपका, रिप्रेजेंट होने वाली वैल्यू है ना, क्योंकि रीड एक्चुअल में ये चीज हो रही है, जो आपका डिबगर है वो ये चीज रीड करता है, जीडीबी हो गया, रेडारी2 हो गया, वो ये चीज रीड करता है आपका, ये नहीं रीड करता है, इससे ये नहीं बनता है, इससे ये बनता है आपका, ये जो सब है नंबर से ये बनता है आपका, ऐसे इससे जैसे लास्ट में इसमें क्या है, जीरो है, जीरो है ना, न्यू लाइन होती है आपकी, होती है नहीं होती है, जीरो है यानी 10, जीरो है होता है आपका 10 जो कि होती है न्यू लाइन, तो ये न्यू लाइन के कैरेक्टर को इस तरह से दिखा रहा है आपके, ठीक है। और देखो ये मूव का जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो सारा ये है, आई गेस ये है, जीरो है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो ये जीरो है आपको, इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मूव का मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा डी वर्ड का मतलब, डी वर्ड होता है आपका कि 32 बिट का एड्रेस उठाओ, जो जगह है, ये जो जगह है एक ना मेमोरी एड्रेस होगा, मैंने बताया था ना कि ब्रैकेट रहेगा और ये ऐसा रहेगा ना, तो ये मेमोरी एड्रेस रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ डी वर्ड लगा करके, अगर मूव के बाद डी वर्ड लिख रहा है तो इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि इस जगह पे या तो इस जगह पे स्टोर करो या तो इस जगह पे इस जगह से वैल्यू उठाओ, तो इस टाइम पे हम लोग स्टोर करेंगे, क्योंकि मूव के अंदर अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे वैल्यू दी गई है मूव के बाद, तो यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस दिया होता है जिसके अंदर अपने को वैल्यू सेव करनी होती है। जैसे जीरो है जो है अभी यहाँ पे सेव होगा आपका आकर के, 6 कहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे सेव होगा आकर के इस मेमोरी एड्रेस पे, और ये मेमोरी एड्रेस कितने का होगा, 32 बिट्स का, ठीक है। अगर हम डी वर्ड ना लगाए ना यहाँ पे, तो मैं एक चीज समझाऊँ आपको कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं बताऊँ तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जैसे उसको अगर यहाँ पे क्या सेव करना है अपना 6 सेव करना है, तो 6 सेव करते टाइम पे ना इन सारी वैल्यूज को वो जीरो कर देगा, चाहे यहाँ पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी हो, सारी वैल्यूज को जीरो कर देगा और 6 स्टोर कर देगा वहां पे। और हम डी वर्ड लगा देते हैं ना, तो सिर्फ इतना आधा इसका, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका 0 होगा आगे की पैडिंग, और यहाँ पे 6 सेव हो जाएगा कि 0 इस तरह से। इसको चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने 32 बिट का असाइन कर दिया उसको, कि 32 बिट के एड्रेस में ही आपको करना है डी वर्ड लगाना है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि EDX, ये जो EDX है इस रजिस्टर के अंदर यहाँ से, अब देखो डी वर्ड अब यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ से 32 बिट की वैल्यू निकालो, इस एड्रेस से 32 बिट की वैल्यू निकालो और इस रजिस्टर के अंदर सेव कर दो, है ना। वो सारी चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पे। और LEA भी रजिस्टर लेता है, यानी इस जगह से कोई मेरे ख्याल से इस रजिस्टर के अंदर कोई मेमोरी एड्रेस रहेगा, उसके अंदर ये उस स्ट्रिंग को सेव करेगा। तो देखते हैं, रुको भी। हाँ पे सब वो था कैलकुलेशन की माइनस, हाँ जी ए माइनस बी था सर, वहाँ से आपके आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा प्लीज एक बार बोलना। ए माइनस बी करा देना सर हमने, फिर मैं तो वहाँ पे वो हुआ ना, वो सर कोई था ना उसका। अब मेरे को थोड़ा सा ना इसकी आदत नहीं है रेड हरी की, तो मैं वो ऑफसेट से पढ़ना मैं पसंद करता हूँ, इसको मैं जरा देखूंगा जीडीबी के अंदर जाकर के, रुको अभी इसको मैं अभी यहीं पे देख ले रहा हूँ, और कुछ सिखाने को यहाँ पे बताने को है कि नहीं। देखो जैसे रेट इंस्ट्रक्शन है, लीव इंस्ट्रक्शन है ना, इसका क्या वैल्यू है C9 C3, ये आपके 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन है। अच्छा आप चीज ध्यान रखना, आप मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, जैसे ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट का, क्योंकि हेक्स में ना, हेक्स में ये 2 आपके बन के रहते हैं। अब जैसे ये कितने बाइट का अगर मैं पूछूं आपसे, तो 1 then 2 and then 3 बाइट्स का है, ठीक है। ये आपके नीचे वाले 1 बाइट्स के। तो जरा मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं DDB वापस से खोलता हूँ, अभी चीज समझ में आएगी आपके कि वो क्या लिख रहा था वहाँ पे, डिसअसेंबल मेन। अच्छा देखो, इसको बोलते हैं ऑफसेट, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट, ठीक है। जब भी मेरे को ऐसा कुछ सप्लाई करना हो ना ऑफसेट का हेल्प लेकर के, तो मैं कर सकता हूँ कि मेन प्लस कौन से ऑफसेट पे, 33 ऑफसेट पे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ 33 पे, मेरे को एड्रेस देने की जरूरत नहीं है फिर ऐसे एड्रेस पूरा लिखने की, बस मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेन प्लस 33। मैं बताऊँ किस तरह से करते हैं अभी, बट ये चीज समझो
कि ऑफसेट फॉर्म कैसे हुआ ना, देखो मैंने बताया कि पुश वाला जो इंस्ट्रक्शन था इसका जरा डिसअसेंबली फॉर्मेट में सही कर लेता हूँ, फ्लेवर सॉरी, इंटेल कर लेता और इसको मेन करता। और देखो यहाँ पे ये जो पहला दिख रहा है आपको +0, ठीक है, ये तो 0 रहेगा ही रहेगा, ऑफसेट ये तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, उसके बाद +1 हो जा रहा है और फिर उसका +4 हो जा रहा है। क्यों? 1-1 के हिसाब से होना चाहिए ना, 1-1 के हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है आपका ये 1 बाइट का है, ये कितने बाइट का है? 1 बाइट का है। तो जैसे मेमोरी एड्रेस रहेगा ना, जैसे मेमोरी एड्रेस में क्या है 1139 एंड में, इसमें जब हम +1 कर दें, क्यों कर दें? क्योंकि 1 बाइट इसने घेर लिया, आपके इसने घेर लिया। तो जब +1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 तो होता नहीं है हेक्स के अंदर, तो क्या रहता है ए होता है ना, तो 9 इसमें अगर हम ऐड करें, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार जरा करके, हेक्स +1, तो क्या आ गया 113 है, जो कि अपने को यहाँ पे दिख भी रहा है 113 है, ठीक है। अब ये वाला जो इंस्ट्रक्शन था कितने बाइट्स का था? 3 बाइट्स का था ना, ऊपर हम लोगों ने देखा था। ये वाला जो इंस्ट्रक्शन था कितने बाइट्स का था? 3 बाइट्स का था। एक बार वापस से दिखा देता हूँ, ये देखो 1 then 2 then 3, तो 3 बाइट्स का था। तो अभी कितना ऐड होना चाहिए? तो देखो +1 तो हमने ऐड कर दिया, हम शुरुआती एड्रेस से बात कर रहे हैं, शुरुआती एड्रेस में कितना ऐड होना चाहिए? +1 तो उसका ऐड हो जाएगा खुद अपने इंस्ट्रक्शन का, उसके बाद +0 3, ठीक है। तो क्या आ जाना चाहिए 11 3D, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 11 3D आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस तरह से कुछ ऑफसेट आपके काम करते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे बात हो रही थी, वो जो रेडारी होता है ना, रेडारी क्या काम करता है, इसको तो इसको वेरिएबल में लगा देता है इस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे दे दिया ना हमने आरबीपी से काउंट कर रहे हैं हम लोग ऑफसेट लगा करके मेमोरी एड्रेस के अंदर कि कौन सा मेमोरी कितना, कहाँ से मेमोरी कितना जाना चाहिए ना, वो सारी चीजें, मतलब कहाँ पे डालना चाहिए अपने को, किस मेमोरी एड्रेस पे डालना चाहिए, वो ऑफसेट की वजह से कैलकुलेट हो जाता। तो आरबीपी -0 × 8, यानी इसमें ये मेमोरी एड्रेस कंटेन करके रखेगा, एक बेस पॉइंटर रहता है, और ये क्या है -8 बता रहा है कि वहां से उतना नीचे, वहां से उतना बेसिकली ऊपर, सही बताऊं तो, क्योंकि उल्टा काम करता है स्टैक थोड़ा सा, तो ऊपर ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, ये चीज बोल रहा है। और यहाँ से वैल्यू उठा लो 32 बिट की, डी वर्ड है ना, अगर डी वर्ड की जगह होता क्यू वर्ड, अगर डी यहाँ पे सिर्फ डी की जगह क्यू हो जाता ना यहाँ पे, तो इसका मतलब होता कि पूरा 64 बिट का एड्रेस, या तो 64 बिट के एड्रेस पे पूरा स्टोर करो, या फिर वहां से पूरा 64 बिट के एड्रेस पे जितना भी वैल्यू वो सारा उठाओ, ये चीज होती, ठीक है। इसलिए हम लोग डी वर्ड और क्यू वर्ड यूज करते हैं। और जैसे मैं दिखाऊँ आपको एक इंस्ट्रक्शन इसमें, अच्छा ये भी चीज थोड़ा कंफर्म कर लो, देखो 64 है, 63 है, फिर 64 आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट का है। तो इसके बाद लीव के बाद जब 1 बाइट लगेगा, ऐड होगा, तो सिर्फ 1 प्लस होगा, ना कि और ज्यादा कुछ प्लस होगा, सिर्फ 1 ही प्लस होगा। अभी देखो यहाँ पे कॉल का एक इंस्ट्रक्शन है आपके पास, किसका इंस्ट्रक्शन है? कॉल का इंस्ट्रक्शन है। कॉल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है? बेसिकली आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो कॉल से, जैसे अभी मेरे पास कौन सा फंक्शन है, बस मेन फंक्शन है ना, तो मैं मेन फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो और जैसे printf जो है वो एक्सटर्नल फंक्शन है, वैसे तो अभी इंटरनल तो नहीं है, बट फिर भी इसको ये भी एक एज ए फंक्शन ट्रीट करते हैं हम लोग, तो printf को भी मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की मदद से। इसका भी कोई हेक्स कोड रहेगा, ठीक है। जरा मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, कोड बना करके, कोड में ही चेंजेस करके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक void win फंक्शन बना लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ कि नाइस आउटपुट, और न्यू लाइन है, एक न्यू लाइन की जरूरत थोड़ा सा रहती है, ठीक है। इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ के बाद कॉल कर देता हूँ, ठीक है। कंपाइल करता हूँ जीसीसी से विदाउट 32 फ्लैग के, तो मेरे को बता रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग, अच्छा वॉइड, हाँ तो कोई बात नहीं ना, इस वाले को रन करते हैं, तो जरा 16 आ रहा है, और किस तरह से करते हैं उसके अंदर,
अच्छा ठीक है, पहले मेरे को वो बनानी पड़ेगी एंट्रीज की। वॉइड, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को बहुत टाइम हो गया इसी के अंदर कोड करेंगे। ठीक है, बट प्रिंट तो अब करना चाहिए। एक काम करते ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं इसको। न्यू लाइन, अच्छा 32 के अंदर सॉरी कंपाइल कर दिया मैं गलती से, और मैं उसको रन कर रहा था। ठीक है, तो वो काम करता, पुराना कोड भी काम करेगा। देखो ./code _32 ये भी काम कर रहा है और ये भी काम करेगा। चलो कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो GDB -NX, यहाँ पे मैं कोड _32 को लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ disassemble main। पहले इसका disassembly फ्लेवर सेट कर लेते हैं, तो लिखते set स्पेस disassembly फ्लेवर इंटेल, और यहाँ पे लिखते हैं disassemble main। ठीक है, तो देखो पहले क्या कॉल हुआ, printf कॉल हुआ, और उसका नीचे की इंस्ट्रक्शन क्या आ गया, इस एड्रेस का आ गया। इस एड्रेस पे ये आपका विन फंक्शन रहेगा, तो इसको भी हम डिसअसेंबल कर सकते हैं कि लिख सकते हैं डिसअसेंबल। और ये या तो ऐसे एड्रेस दे दूं मैं इसको डिसअसेंबल के बाद, या फिर इसका नाम दे दूं विन। ठीक है, GDB स्मार्ट है हमारा थोड़ा सा, तो वो कर लेता है अपना हैंडल सब चीजों को। तो देखो यहाँ पे जब हमने डिसअसेंबल किया तो देखो उसने क्या बताया कि सबसे पहले तो 3 इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था आपको, इनको तो इग्नोर मारना ही मारना है। 2 इंस्ट्रक्शन सॉरी, क्योंकि तीसरा इसमें है नहीं, क्योंकि ना मैंने कोई मेमोरीज में कोई वेरिएबल नहीं लिया है ना इसके अंदर, तो मेमोरीज को असाइन हुई नहीं है ज्यादा। इसका बस स्टैक फ्रेम बनाया, बट उसको मेमोरी नहीं मिली है। ठीक है, इसके बाद ये एक इंस्ट्रक्शन चला है मेमोरी के एड्रेस के लिए, और उसके बाद देखो यहाँ पे पुट्स की कॉल हुई है। लगाया हमने प्रिंटफ था, बट कॉल पुट्स की हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि आपका GCC जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। उसने क्या किया, कोड जब वो सोर्स कोड रीड करता है ना, तो वो देख लेता है कि इसके अंदर कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग है क्या, क्योंकि देखो पुट्स के अंदर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग तो नहीं लगा सकते, बस आप एक स्ट्रिंग दे देते हो। तो वो क्या करता है कि चलो प्रिंटफ आपने किया तो है यूज, बट आपने कोई फॉरवर्ड स्ट्रिंग नहीं लगाई है ना, तो हम क्या काम करते हैं, कंपाइल करते टाइम पे इसको इसका जो इसको पुट्स में चेंज कर देते हैं प्रिंटफ को। इसका जो रेफरेंस है हम उसको पुट्स से चेंज कर देते हैं, तो आप पुट्स रन करोगे प्रिंटफ की जगह। काम सेम ही होता है ना, राइट करना टर्मिनल पे। ठीक है, और मजेदार बात यह है कि पुट्स भी आप न्यू लाइन देता है एक एंड में, और हम लोगों ने प्रिंटफ में न्यू लाइन दी थी, और कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोगों ने यूज करी नहीं है, तो उसने क्या किया कि पुट्स से ही चेंज कर दिया इसको। पुट्स ज्यादा इजी लगा होगा उसका। एक चीज और देखो, यहाँ पे जो लिख रहा है नोप, नोप होता है आपका नो इंस्ट्रक्शन, नोप स्लाइड बोलते हैं, नो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसका जो हेक्स कोड होता है हमेशा याद रखना 0x90 रहता है। ठीक है, हमारे इसके लिए क्या बोलते हैं, लिनक्स सिस्टम विंडोज सिस्टम के लिए जो मैंने देखा है। ठीक है, हेक्स 90 रहता है, 144 इंटेंसिबल। ठीक है, और एक रहता है आपका इंटरप्ट कॉल होती है, उसका रहता है 0 × हेक्स CC, ये रहता है आपका, यानी 204 इन डेसिमल। इंटरप्ट कॉल को याद रखो, क्या मत रखो, बट इसको याद रख लेना क्योंकि काम पड़ सकता है। जब भी हम जैसे जितने भी रिवर्स इंजीनियर यहाँ पे बैठे होंगे उनको मालूम रहेगा कि आप लोग जब पैच करते हो ना उसको प्रोग्राम को अपने को, तो उसमें नो पे इंस्ट्रक्शन लगा देते हो। क्यों लगा देते हैं हम लोग? क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि नो ऑपरेशन, कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट करने को है ही नहीं, बस आगे चले चलो। इसको ये पढ़ा आपने, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चीज रीड करो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करो। यहाँ पे जब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा ना CPU, तब इसको रीड तो करेगा, बट कुछ इसका कोई मतलब नहीं होता है, सेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, इसको रीड करके एग्जीक्यूट करेगा, इसको रीड करके एग्जीक्यूट करेगा। इसको रीड करके एग्जीक्यूट करने का कोई फायदा नहीं, उसका मतलब यही होता है कि कुछ नहीं। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादातर तब यूज करते हैं, जैसे मान के चलो कोई ना रिवर्स इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है कि क्रैक कर रहा है सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे कोई कंडीशन लगी हुई है। मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है कि इफ पासवर्ड इक्वल्स टू वैलिड, है ना, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन को नो इंस्ट्रक्शन से चेंज कर देगा, नो ऑपरेशन से, कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन ऐसा हो ही नहीं, पासवर्ड चेक ही ना हो कभी। तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं आपके।
तो ये आपका नो प्री इंस्ट्रक्शन इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, एक जरा कंडीशन लगा करके और देख लेते हैं लास्ट। जैसे मैं यहाँ पे दूं कि इफ यहाँ पे मैंने इंट टेस्ट अंडरस्कोर var इक्वल 10 कर लेता हूँ। इफ टेस्ट var इक्वल टू मेरे को क्या पर जंप का वो देखा, क्या देखा ना जंप का, मतलब इस तरह जंप काम करता है। मैं कॉल तो दिखा दिया आपको, बट जंप भी दिखाना होगा। किसी ने यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, किसी ने यहाँ पे वो पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर कॉलेजेस के अंदर, है ना? यस, तो आपको फिर समझ में आ रही होगी चीजें किस तरह से काम कर रही है, सारी चीज समझ में आ गई फिर तो मतलब काफी हद तक। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कुछ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। हाँ 8086 8085, हाँ वो जो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। क्योंकि देखो माइक्रो कंट्रोलर्स में भी हम लोग ना असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं, वहाँ पे भी आपके रजिस्टर्स होते हैं, आईसी चिप जो रहती है उसके अंदर। तो काफी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। कोर्स करना है ना समझने की। आप थर्ड ईयर में हो क्या ना? हाँ रिकॉल हो पा रहा है, हाँ यस। मेरे ख्याल से उसको सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं ना, मैंने तो सेकंड ईयर में पढ़ा है। देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो इक्वल्स टू 11 है, ठीक है। तो अब जो टेस्ट हुआ है हमारा वो तो 10 है, बट अब मैंने कंडीशन क्या दी, इफ इक्वल्स टू 11 हो, यानी 11 के इक्वल हो, तो क्या करो तभी इसको कॉल करो। किसको कॉल करो? अभी एक प्रिंट लिखो, प्रिंट स्टेटमेंट लिखो कि ये वाली लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है बस। और नहीं तो क्या लिख दो, एल्स printf, और स्पेस दे देते हैं, हाँ एल्स printf सेव करते हैं। सबको कोड समझ में आ गया होगा, जिससे कंपाइल करते हैं और 32 के अंदर नहीं सेव करते, इसको 30 इसके अंदर सेव करते हैं कोड के अंदर। तो देखो ये बोल रहा है कि लूजर, क्यों बोल रहा है लूजर? अच्छा जरा मैं इसमें न्यू लाइन और देता हूँ एक। कोड पहले अच्छे से रीड कर लो सभी के सभी। देखो यहाँ पे लिख रहा है, इतना लिख रहा है, टेस्ट बार इक्वल टू 10 है, टेस्ट जो कि नहीं है, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 10 ही रहेगा। अगर इसके इक्वल हो 11 के इक्वल हो तो यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर दिखा देगा, और नहीं तो ये लूजर दिखाएगा आपको। तो लूजर ही दिखाएगा हमेशा, है कि नहीं? देखो लूजर, ओके वेट अ मिनट, इस कंपाइल कर लूं, लूजर न्यू लाइन आ गई होगा हमारे पास, तो लूजर ही दिखाएगा अपने को, ठीक है। अब मैं इस पे डीडीबी से बोलूं -nx कोड, यहाँ पे सेट दिस असेंबली फ्लेवर टेल, और उसका दिस असेंबल मेन, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने पे क्या रहता है ना, देखो ये एक ASLR नाम की चीज होती है, वो क्या है, एड्रेस में बताऊंगा ASLR को कुछ टाइम बाद। तो ये क्या है, चेंज कर देती है मेमोरी एड्रेसेस। तो देखो यहाँ पे 5555 ऐड हो गया ना आपका, 185 एग्जिस्ट करे बड़ी 5555 एक ASLR मेन वैल्यू ऐड कर देता है आपका, ठीक है, सारे एड्रेसेस रैंडमाइज करने के लिए। मैं मेन करूँ तो देखो यहाँ पे सारे एड्रेस चेंज हो गए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे विन फंक्शन जब कॉल हो रहा है ना, पहले विन फंक्शन को भी वो कर देता हूँ मैं एक बारी, डिस असेंबल विन, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ ब्रेक, जो स्टार लगा रहा हूँ ना, स्टार ये रिप्रेजेंट करता है एक एड्रेस को, ठीक है। आप सी के अंदर भी तो ऐसे करते हो, स्टार ही तो लगाते हो, वैसे सी वाले सिंटेक्स चलता है जीडीबी के अंदर, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है ना कि इंट जैसे होता है ना, इंट a इक्वल्स टू x10, सेट होता है $1, चलो छोड़ो। तो क्या बोल रहा था मैं अपना कुछ भी करने लग गया। तो देखो
यहाँ पे ये एड्रेस है आपका, यहाँ पे वैल्यू है, कहाँ पे चेक कहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ देखते हैं। देखो चेक हमेशा ना कंपेयर पे होगा, सीएमपी चेक हमेशा सीएमपी पे होता है आपका, और सीएमपी के नीचे या फिर कहीं ना कहीं एक जेएनई या फिर जेएनई जेएनजेड ऐसा कुछ जंप वाला इंस्ट्रक्शन होगा। ये इंस्ट्रक्शंस ना जंप कॉल्स असेंबली, तो अगर मेरे को यहाँ पे दिख जाए तो मैं सारे जंप के आपको वो दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जंप हो सकते हैं। देखो जंप इफ कैरी सेट, इफ कैरी इज नॉट सेट, कैरी बेसिकली एक फ्लैग रहता है आपका, और इफ बिट इज सेट, ओके तो कुछ ज्यादा ही। देखो जंप इफ जीरो, इसको समझो, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशन के अंदर, कंपेयर के अंदर, कि देखो जीरो भी क्या रहता है, 11 रहता है, जीरो है क्या है हमारा 10 है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि यार ये जो वैल्यू है ना ए और बी, इन दोनों को कंपेयर करो, अगर जीरो आता है इन दोनों का वो कर दो, एक्सओर निकाल दो। एक्सओर निकालते हैं कि क्या निकालते हैं, 10 एक्सओर के लिए क्या होता है 11, ठीक है। एक्सओर नहीं निकालते, वो क्या से एंड निकालते हैं, पता नहीं क्या निकालते हैं, ओके वेट, माइनस, माइनस से समझ लो, वैसे माइनस ऑपरेशन काम नहीं करता है। अच्छा हाँ सॉरी, एक्सओर ही काम करेगा, क्योंकि मेरा डिफरेंट था ना ये, तो दैट्स वाई वो बनाया वहाँ पे। अगर मेरा सेम रहेगा तो हमेशा वो ही देगा मेरे को, जीरो ही देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है सीपीयू के अंदर, ऐसा कुछ अर्थमेटिक सॉरी लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, इसको लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। जितने भी एंड और एक्सओर ये जितने भी होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो 10 और 11 के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये कंपेयर जो है, ये जो कंपेयर यहाँ लग रहा है सीएमपी, यहाँ पे यही काम कर रहा है, ठीक है। ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, इसके अंदर है जीरो है, जीरो है। कैसे मालूम चला, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन में मूव हो रहा है इस एड्रेस। देखो अब इसी तरह से पढ़ना पड़ता है आपको, शुरुआत में इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आइडिया हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदत पड़ेगी तो 1 साल लग जाएगा शायद आपको, बट उसके बाद फिर आप इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 × ए कहाँ स्टोर कर दो, इस एड्रेस पे स्टोर कर दो। इस एड्रेस पे स्टोर करने के बाद नीचे कंपेयर स्टेटमेंट है ना, वो एक आर्गुमेंट तो ये ले रहा है ऊपर वाला ही, जहाँ पे 0 ए स्टोर्ड है, और उसको कंपेयर कर रहा है इससे 0 बी से। तो 0 और 0 बी जब कंपेयर होंगे तो क्या देगा, 1 देगा। 1 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो ये बोल रहा है कि जंप इफ नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल है, ठीक है, यानी 1 है आपका, तो कहाँ जंप करो, इस पे रन कर जाओ, इस पे जंप कर जाओ, इस एड्रेस पे। और एड्रेस का है विन प्लस 38, 38 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, विन प्लस 38, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग करेंगे ना, तो एक काम करते हैं, हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ब्रेक ये लगा लिए ब्रेक पॉइंट इस एड्रेस पे। उसके बाद इसको करते हैं रन हम लोग, नो एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ था। तो देखो ब्रेक पॉइंट पे आके रुक गया, ये कंटिन्यू किया, ब्रेक पॉइंट पे आके रुक गया, आंसर 1 तो आंसर 16 तो प्रिंट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो मेन फंक्शन के अंदर था। जब विन फंक्शन के अंदर आए, विन फंक्शन के अंदर जब कंडीशन इफ वाली जो कंडीशन है, वहां पे हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया, तो वहां पे रुक गए हम लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टैक को, रजिस्टर्स को, इसलिए मैं जेफ यूज करता हूँ हमेशा। पर देखो हम लोग कहाँ पे ब्रेक पॉइंट कहाँ मारा था हम लोगों ने, यहाँ मारा था ना 38 पे शायद, मेरे को खुद भूल गया मैं, ब्रेक 6F कहाँ है, यहाँ पे, हाँ 38 पे मारा था। इसका मतलब ये है कि जो 38 वाली लाइन है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ रहा है हमारा, ये वाली जो लाइन है, हो सकता है यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा एग्जीक्यूशन। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे जब ये जंप करेगा, जब ये 1 होगा, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, तभी तो यहाँ पे आपका वो आएगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तभी तो यहाँ पे आएगा, पॉइंट करेगा कहाँ पे, 38 पे, इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि RDI के अंदर मूव कर दो RX को। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग आएगी, वो स्ट्रिंग कौन सी होती है, चलो देखते हैं ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करते हैं NI की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन हुआ, और उसके बाद इन्फो रजिस्टर्स वापस से देखते हैं, JSTRs, ठीक है। यहाँ पे देखो ये RAX के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई आपकी,
ठीक है, वैसे मेरे को जेएफ यूज कर लेना चाहिए, आप लोगों को भी ज़्यादा इजी पड़ेगा। बट एक्स एक कमांड मैंने बताई थी आपको कि इस पे जो भी स्ट्रिंग रहती है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और स्लैश जी कर देते हैं जाइंट वर्ड unhex that। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लिख रहा है ना आपका, ओके, ये जो मेमोरी एड्रेस है जो आर एक्स के अंदर आया अभी, ये एक जगह को, इसके अंदर एक वैल्यू है इस मेमोरी एड्रेस के अंदर। ठीक है, वो वैल्यू ये है आपकी हेक्स में, और इसको जब स्ट्रिंग में मतलब यानी कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हम इसको डिकोड करेंगे ना, तो इसका मतलब निकल के आता है लूजर। तो देखो जैसे एल है ना, एल कैपिटल डाला था हम लोगों ने, तो 4C यहाँ से देखते हैं, उल्टा पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि लिटिल इंडियन रहती है हमारी। बताऊंगा इस चीज को भी मैं, बट जितना अभी बता रहा हूँ उतना समझते हैं आप। जैसे यहाँ पे 4C आ रहा है ना, तो 4C को हम लोग डिकोड करेंगे 0x CHR से 0x4C, तो आ रहा है एल। उसके नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी 6M। यहाँ से उल्टा रीड कर रहे हैं एक एक बाइट को उल्टा, बट ऐसे नहीं कर सकते आप, F6 ही रहेगा वो, बट इस तरह से क्या बोलते हैं, इस तरफ से रीड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4C 6F 36। ठीक है, 57 26 और 17 और 02 शायद देखते हैं ना, एल और उसके बाद यहाँ पे 6F है, तो 6FO, और वापस से देखो एक और 6F है ना यहाँ पे, वापस से एक और 6F है यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि लूजर के अंदर दो आते हैं ना आपके, तो लूजर और उसके बाद 73 है यहाँ पे हमारा एस, और फिर 65 है हमारा ई, और उसके बाद 72 है हमारा आर, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और था ना हमारा शायद, तो 21। ठीक है, ओके वेट, हैश 21 सॉरी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट कर लिया, वो पूरा लूजर प्रिंट कर लिया इससे। तो अपने को मालूम चल रहा है कि यार अभी तो लूजर पे जा रहा है एग्जीक्यूशन हमारा पूरा जितना भी जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं बाइनरी की। और ना जो आपके रिवर्स इंजीनियर रहते हैं ना, वो इस कंपेयर कॉल को वो कर देंगे, नल ऑपरेशन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसका जो भी हेक्स कोड बन रहा है, मैंने बताया था ना हेक्स कोड बनते हैं इंस्ट्रक्शंस के, तो इंस्ट्रक्शन का जो भी हेक्स कोड बन रहा है ना, उस हेक्स कोड को चेंज कर देंगे 90 से 90 कर देंगे, जितने भी जगह उसको करना रहेगा, है ना, जितना भी बाइट वो घेर रहा रहेगा ना, उसको 90 कर देंगे वो, तो उससे वो इजीली पैच हो जाएगा, फिर वो कंडीशन कभी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज करेंगे आगे। बट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, देखो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा भी नहीं रहा आप लोगों से। सिस्टम प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, हाँ वो थर्ड सॉरी हाँ लास्ट सॉरी सेकंड ईयर के शायद लास्ट सेमेस्टर में आता है वो। टीचर अच्छा मिल जाए ना आप लोगों को तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर माइक्रो प्रोसेसर भी ऐसे निकल जाए। माइक्रो प्रोसेसर बहुत अच्छी चीज है, समझने की कोशिश करना। अगर नहीं भी कर रहे हो तो अपने से समझ, मैं जो लिंक्स हैं जितनी भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना। टास्क सुनोगे आज का या फिर नहीं छोड़ दूं, क्योंकि देखो आपके एग्जाम्स भी हैं, इसलिए मैं सोच रहा कि रहने देते हैं। हाँ हार्दिक, मैं वही बोल रहा था क्योंकि आपकी भी एग्जाम्स है। रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, हाँ रिकॉर्डिंग तो देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को सीखने में 1 साल लग गया था इस पूरी चीजों को, सारी चीजों को अपने से पढ़ी थी तब मैंने। तो आपको भी दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम टाइम पे सर से बोल दूं कि इसमें से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना आए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज होती है ना हैकिंग के अंदर, वो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन ही होती है आपकी, और ये वही मुश्किल चीज है।
क्योंकि इसमें ना देखो आप कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो अपनी हैकिंग को। आप कहाँ से लेके आ रहे हो, वहां से निंटेंडो के 8 बिट्स गेम जो थे वहां से स्टोरी उठी है हमारी, और कहाँ पे आ रही है यहाँ पे जो आजकल के चल रहे हैं। और वहां पे भी बिल्कुल अंदर तक काम कर रहे हैं, हम सीपीयू पे काम कर रहे हैं, सीपीयू की हैकिंग कर रहे हैं, समझो अब इस चीज को, तो ये होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल होगा। कोई बात नहीं विवेक, तो आज का रहने देते टास्क इस, बस इसका थोड़ा सा नोट्स बना लेना। देखो मैं आज कभी नहीं बोलूंगा आपसे नोट्स बनाने के लिए, कभी भी नहीं बोलूंगा, बट ये जो चीज है ना थोड़ी सी याद, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा याद करना है। उसके बाद वैसे मर्जी आपकी है, बना दे तो बना ले, पर इसमें थोड़ा सा मैं फोर्स करूंगा कि बना लेना। तो आज का टास्क रहने देते हैं, टास्क छोड़ देते हैं। अ, शाम को और ले लेना, शाम को चलो मैं चलो थोड़ा थोड़ा छोटा करा दूंगा, मतलब थोड़ा कम मुश्किल करा दूंगा, नेटवर्किंग पे आ जाएंगे वापस। बट देखो मुश्किल तो अब चलेगा ही चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया है ना हम लोगों को, तो मुश्किल तो अब होने ही वाला है नेटवर्किंग में भी। देखूंगा यूनिक सॉकेट्स के बारे में, अगर मैं बता पाऊँ आपको, जो फैमिली एड्रेस फैमिलीज, अगर आप सीखना चाहो तो वो चीज़ है ना, मैं सोच के बैठा हूँ उसको। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे पूछने में। ओके ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं ना। और एग्जाम एग्जाम अच्छे से दे लो, उसके बाद कर लेना। मैं तो ज्यादा जिद भी नहीं कर रहा आप लोगों से, मेरे को मालूम है क्या हालत हो रही है, कि मैंने खुद ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो एंड करते हैं। थैंक यू।